झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। मैं हूं पायल और आज झलक में हम बात करेंगे पिछले हफ्तों की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं नेशनल न्यूज पर। फंडिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017। यूनियन कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के लिए 1164 करोड़ 53 लाख रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। आईडीएस 2017 को शुरुआत में 2018 में 131 करोड़ 90 लाख रुपए के फाइनेंशियल आउटले के साथ पेश किया गया था, जिसका पूरा इस्तेमाल फिस्कल ईयर 2021-22 तक किया गया था। 2028-29 तक प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत थी, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी थी, उसकी भी जरूरत थी। तो आईडीएस 2017 के तहत इन राज्यों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में न्यू और एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्रेडिट तक पहुंच के लिए सेंट्रल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फॉर एक्सेस टू क्रेडिट एंड सेंट्रल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इंसेंटिव जैसे इंसेंटिव्स प्राप्त होंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर डेवलपमेंट। यूनियन कैबिनेट ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीम फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को हरी झंडी दे दी है, यानी अपनी मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी योजना 2030-31 तक 4000 मेगावाट बीईएसएस प्रोजेक्ट्स उत्पन्न करने की आकांक्षा रखती है, जो वीजीएफ के रूप में 40% पूंजीगत लागत समर्थन द्वारा समर्थित है। ये सरकार की पर्यावरण समर्थक पहलों में से एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स की लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे उनकी वायबिलिटी यानी उनकी व्यवहार्यता बढ़ेगी। इसका लक्ष्य 5 से 6 रुपए प्रति किलोवाट पर आवर के बीच लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज प्राप्त करना है, जिससे स्टोर्ड रिन्यूएबल एनर्जी पीक पावर डिमांड के मैनेजमेंट के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाएगी। G20 टूरिज्म एंड एसडीजी डैशबोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मदद से G20 टूरिज्म और एसडीजी डैशबोर्ड को पेश किया है। सो की पॉइंट्स। This online platform developed during India's G20 presidency is designed to showcase exemplary sustainable tourism practices, case studies, and insights from G20 nations that align with the sustainable development goals within the tourism sector. इसका उद्घाटन एक वर्चुअल लॉन्च इवेंट के माध्यम से किया गया, जिसमें G20 मेंबर कंट्रीज, इनवाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। ये पहल पर्यटन क्षेत्र की बेहतरी और एसडीजी की उपलब्धि के लिए डिजिटलीकरण यानी डिजिटाइजेशन का उपयोग करके सस्टेनेबल, रिजिलिएंट और इंक्लूसिव टूरिज्म में योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया पोस्ट पार्टनर्स विद शिपरॉकेट। इंडिया पोस्ट ने देश के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत एक प्रमुख ई कॉमर्स सक्षम मंच बिग फुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। ये समझौता डाकघर, निर्यात केंद्र और शिप रॉकेट के बीच टेक्निकल इंटीग्रेशन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे इंडिया बेस्ड सेलर्स को शिप रॉकेट का इस्तेमाल करके सीधे शिप रॉकेट प्लेटफॉर्म से निर्यात यानी एक्सपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बिल और शिपिंग लेबल उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स पैकेजिंग, लेबल प्रिंटिंग, पिकअप सर्विसेज तक पहुंच सकती हैं। और एक नई लाइन करते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स जो हैं वो पैकेजिंग, लेबल प्रिंटिंग और पिकअप सर्विस पहुंच सकते हैं और अपने शिपमेंट को देश भर में निकटतम डीएनके पर भेज सकते हैं। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य शिप रॉकेट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले इंडिया बेस्ड सेलर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट की व्यापक पहुंच और रिलायबल शिपिंग सॉल्यूशंस का लाभ उठाकर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है और उनको बढ़ाना भी है। NPCI introduces innovative digital payment products. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान अनावरण करते हुए अभूतपूर्व डिजिटल भुगतान उत्पादों का एक सूट पेश किया है। इस पहल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, नंदन नीलेकणी और विश्व मोहन महापात्रा सहित प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य एक समावेशी, लचीला और टिकाऊ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का पोषण करना है। क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई एक गेम चेंजर है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन की पेशकश करती है। This innovation grants users instant access to credit, significantly expanding financial inclusivity. Transgender community into universal pension scheme. सोशल इंक्लूजन यानी सामाजिक समावेशन की दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है।
न्यूली इम्प्लीमेंटेड मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एलिजिबल ट्रांसजेंडर लाभार्थी मासिक वित्तीय सहायता के हकदार होंगे, यानी मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस के हकदार होंगे। ये परिवर्तनकारी पहल न केवल वित्तीय सहायता, न केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करती है, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एकीकरण और सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर देती है। इस अभूतपूर्व पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। रिपोर्ट एंड एनालिसिस, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। यूनियन एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान का दावा किया है। सर्वेक्षण में अपने दूसरे साल में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 चिन्हित शहरों को शामिल किया गया। आगरा उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद ठाणे महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। पुरस्कारों को 2011 की जनगणना के आधार पर शहर की जनसंख्या के आधार पर कैटेगराइज किया गया था। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में अमरावती महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हिमाचल प्रदेश के शहर परवाणु और काला अम्ब अग्रणी रहे, जबकि अंगुल उड़ीसा तीसरे स्थान पर रहे। पिछले साल की तुलना में रैंकिंग में बदलाव के साथ वायु गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न कारकों पर शहरों का मूल्यांकन किया गया था। मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भीड़ हिंसा के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा और राहत प्रदान करना है। आपको बता दें, इस योजना का उद्देश्य उन पीड़ितों और उनके परिवारों की फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें विभिन्न आधारों पर भीड़ की हिंसा के कारण नुकसान या चोट लगी है। योजना को मंजूरी देने का जो ये फैसला जुलाई 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया था, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा लिंचिंग, भीड़ हिंसा, पीड़ित मुआवजा योजना की स्थापना का आह्वान किया गया था। मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। घायल पीड़ितों के लिए 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा और योजना को घटना के 30 दिनों के अंदर पीड़ितों या उनके परिजनों को अंतरिम राहत भी प्रदान की जाएगी। निपा वायरस ने भारत के केरल में फिर से पैर पसार लिया है और 2 लोगों की मौत हो गई है। ये एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ये वायरस पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। अश्वनिधि प्रोजेक्ट। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई अश्वनिधि परियोजना ने 2018 में अपनी शुरुआत के बाद से यौन अपराधों और गंभीर लिंग आधारित हिंसा के लगभग 1400 पीड़ितों को कुल 10 करोड़ 17 लाख रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की है। विक्टिम कॉम्पेंसेशन फंड और अदर लीगल प्रोविजन से सहायता प्राप्त की परवाह किए बिना पीड़ितों को सहायता प्रदान करती है। ये परियोजना पीड़ितों की 10 अलग अलग श्रेणियों को कवर करती है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की राहत प्रदान करती है। Victims of various offences including rape, gang rape, unnatural sexual offences, acid attacks, loss of life, pregnancy due to rape, loss of body parts, miscarriage as a result of sexual assault, and burn injuries are eligible for assistance under this project. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की है। आपको बता दें, इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्लों, खासतौर से साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तेली में सुधार करना है। इसके लिए सरकार 25 दुधारू गायों की एक इकाई स्थापित करने के लिए 65,05,000 रुपए की अनुमानित लागत पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम 31,25,000 रुपए की सब्सिडी होगी। ये योजना शुरुआत में राज्य के 10 संभागीय मुख्यालयों में लागू की जाएगी। लाभार्थियों के पास 3 साल का मवेशी पालन का अनुभव होना चाहिए और पात्रता के लिए विशिष्ट भूमि आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने का स्मरण कराता है। भाषा की जड़ें स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की शुरुआती दिनों तक फैली हुई है, जो प्रतिबद्ध हिंदी विद्वानों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चैंपियन बनाने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया था। 14 सितंबर
14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसे और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच एक एकीकृत तत्व के रूप में देखा गया। हिंदी आज अंग्रेजी के साथ केंद्र सरकार की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। EMRS प्रिंसिपल ऑनर्ड विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल डॉक्टर यशपाल सिंह को सम्मानित किया, जिन्हें 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। 1997-98 में शुरू की गई EMRS योजना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था, जो दूर दराज के कोनों में कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। ये योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 1962 से प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस भारत में शिक्षकों और प्रोफेसर सहित शिक्षकों के योगदान का सम्मान करता है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संगम रेंज में पहली बार ल्यूसिस्टिक सांबर देखा गया है। एक सफेद सांबर हिरण को इससे पहले 2014 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया था। ल्यूसिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी जानवर की त्वचा का रंजकता गायब हो जाता है, जिससे त्वचा सफेद या पीली हो जाती है। फेनोटाइप के कारण जन्म से अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकती है, जो कि जानवर के विकास में किसी दोष से बड़ी हो सकती है। और फेनोटाइप मतलब किसी भी जीवित प्राणी का एक लक्षण जो है उसको फेनोटाइप कहते हैं। ये एल्बिनिज्म से अलग है, जो एक ऐसी स्थिति है जो जानवर की त्वचा में मेलाटोनिन की कमी के कारण उत्पन्न होती है और एल्बिनिज्म में जानवर की आंखें गुलाबी या लाल रंग की होती है। आपको बता दें, ल्यूसिज्म में जानवर में गुलाबी आंखों का अभाव होता है। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। फॉसिल फ्यूल कंपनीज एंड ब्रोकर्स। क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक पावरशेट अफ्रीका की एक रिपोर्ट बताती है कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज और फाइनेंशियल ब्रोकर्स अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव के प्राथमिक लाभार्थी हो सकते हैं, जो एक कार्बन बाजार बनाना चाहते हैं जहां देश और कंपनियां उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदें। फॉसिल फ्यूल कंपनीज के एमिशन को अनियंत्रित रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाने की ACMI की क्षमता के बारे में चिंता जताती हैं और कार्बन क्रेडिट प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट से एमिशंस में रिडक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेथोडोलॉजीज के इश्यूज पर भी प्रकाश डालती है, उनको हाईलाइट करती है। इसके अलावा ये कुछ परियोजनाओं से जुड़ी भूमि कब्जा और मानवाधिकार संबंधित चिंताओं की चेतावनी देता है। अफ्रीकी कार्बन मार्केट इनिशिएटिव के 2030 तक $6 बिलियन का राजस्व प्राप्त करने और 30 मिलियन नौकरियों का समर्थन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अफ्रीकी महाद्वीप पर इसकी संभावित प्रभाव का संकेत देता है। 14-day ह्यूमन एम्प्लॉय मॉडल यूजिंग स्टेम सेल्स। ग्रीजमैन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने 14 दिन के ह्यूमन एम्ब्रॉय यानी मानव भ्रूण जैसा दिखने वाला एम्ब्रॉय मॉडल सफलतापूर्वक बनाकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। ट्रेडिशनल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स के बिना स्टेम सेल्स और रासायनिक संकेतों का इस्तेमाल करके हासिल किया गया ये मील का पत्थर प्रारंभिक मानव विकास की गहरी समझ के द्वार खोलता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, जेनेटिक डिसीज रिसर्च और एथिक्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों पर इसके दूरगामी प्रभाव हैं। इस मॉडल में महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार और संरचनाएं शामिल हैं, जो अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑर्गन फॉर्मेशन और जेनेटिक डिसीजेस का स्टडी करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। Minuteman III ICBM test. The US Air Force recently executed a successful test of an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile from Vandenberg Air Force Base in California. The test, although routine, drew criticism due to its timing amidst escalating tensions between the US and North Korea over nuclear and missile programs. Advocacy groups argue that diplomacy should take precedence over military provocations. The Minuteman III ICBM test validates the operational readiness of the US nuclear deterrent, ensuring it can function effectively in real-world scenarios. अब बात करते हैं इस हफ्ते के इम्पोर्टेंट दिनों के बारे में। वर्ल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे। विश्व ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य DMD के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस रेयर डीजनरेटिव इलनेस से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन में सुधार करना। इस साल के वर्ल्ड DMD डे का विषय ड्यूचेन ब्रेकिंग बैरियर्स है। DMD एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जो मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करती है और हर 5000 लड़कों में से लगभग 1 को प्रभावित करती है। ये स्थिति एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप होती है और चलने में कठिनाइयों के कारण बनती है। इसके बाद अन्य मोटर कार्यों में हानि होती है। अल्टीमेटली DMD ब्रीदिंग और हार्ट फंक्शन जैसे महत्वपूर्ण काम को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट भी एक मांसपेशी है, एक मसल है। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे।
World EV Day, celebrated on 9 September, is an annual event dedicated to raising global awareness about the numerous benefits of electrical vehicles, that is EVs. सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन टीवी ने वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे की शुरुआत की थी और पहला विश्व ईवी दिवस साल 2020 में मनाया गया था। ये दिन टिकाऊ परिवहन, कम उत्सर्जन के महत्व और जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में सुधार में ईवी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ईवीएस कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं जो वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, धुंध यानी फॉग और स्मॉग और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। Second Berlin Forum on Chemicals and Sustainability. The Union Minister for Environment, Forest and Climate Change participated in a virtual high-level dialogue on human health and environment convened under the Second Berlin Forum on Chemicals and Sustainability, just transition towards a pollution-free planet. तो जानते हैं इसके बारे में? इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दिशा प्रदान करते हुए केमिकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण मुद्दों की साक्षात वैश्विक समझ को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन नेचर कंजर्वेशन, न्यूक्लियर सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था। इट ऑल्सो एम टू गार्नर सपोर्ट एंड इंश्योर अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन ऑफ द SAICM बियॉन्ड 2020 ड्यूरिंग द अपकमिंग 5th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट। The first Berlin Forum on Chemicals and Sustainability highlighted the need for a science policy interface on chemicals and wastes. Novak Djokovic wins 24th Grand Slam title at US Open 2023. सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने US ओपन 2023 में रशिया के डैनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। जोकोविच ओपन युग में जीते गए सबसे बड़े एकल खिताब के रिकॉर्ड का दावा करने के लिए सेरेना विलियम्स से आगे निकल गए हैं। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ग्रैंड स्लैम यात्रा कार्यक्रम में जनवरी के मिडल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई के अंत से जून की शुरुआत तक फ्रेंच ओपन, जून से जुलाई में विंबलडन और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच मिट्टी पर और विंबलडन घास पर खेले जाते हैं। द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि यूएन द्वारा निर्धारित 2030 तक जेंडर इक्वालिटी हासिल करने का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रहों के कारण साकार होने की संभावना नहीं है। The report titled The Gender Snapshot 2023 highlights that active resistance to gender equality and chronic underinvestment are key factors slowing progress and even leading to reversals in some cases. Issues like unequal access to sexual and reproductive health, politician underrepresentation, economic disparities, and a lack of legal protection contribute to this challenge. The report also calls attention to setbacks for women and girls in conflict-affected regions and the adverse impact of climate change. NASA announced the successful completion of its Mars in situ resource utilization experiment, that is MOXIE. MOXIE की सफलता अंतरिक्ष यात्रियों को अपने खुद के ऑक्सीजन और रॉकेट प्रोपेलेंट का उत्पादन करके मार्स पर लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबिलिटी का समर्थन करके मंगल ग्रह पर जमीन से दूर रहने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। MOXIE लगभग एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का उपकरण है जिसने मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शन किया है। ये टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो सांस लेने योग्य हवा और रॉकेट प्ररोधक का एक स्थायी स्रोत प्रदान करेगी। Polity and governance. India, Middle East, Europe economic corridor. On the sidelines of the G20 summit in New Delhi, several countries including India, the US, Saudi Arabia, the European Union, the UAE, France, Germany and Italy signed a memorandum of understanding, that is MOU, to establish the India, Middle East, Europe economic corridor. ये कदम चीन की BRI परियोजनाओं से जुड़े अनसस्टेनेबल डेट यानी अस्थिर ऋण और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंताओं के जवाब में उठाया गया है। IMEC की कल्पना एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे लाइनों और समुद्री मार्गों से युक्त परिवहन गलियारों के एक नेटवर्क के रूप में भी की गई है। ये पहल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी का एक हिस्सा है।
जिसका उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है, जो BRI का एक विकल्प प्रदान करता है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। The Global Biofuels Alliance was officially launched on the sidelines of the G20 summit in New Delhi. Key points: the GBA is a key initiative under India's G20 presidency and aims to promote international cooperation and the use of sustainable biofuels, as well as facilitate global biofuels trade and provide technical support for national biofuel programs. The alliance was initiated by 9 countries including India, the US, Brazil, Argentina, Bangladesh, Italy, Mauritius, South Africa, UAE, with Canada and Singapore as observer countries. In total, 19 countries and 12 international organizations have agreed to join the GBA, that is Global Biofuels Alliance. India-Saudi Investment Forum 2023. And India-Saudi Arabia Investment Forum 2023 was organized in New Delhi during the state visit of Saudi Arabia's Crown Prince. तो चलिए जानते हैं इस फोरम के बारे में। ये दोनों देशों के बीच पहली फॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिंपोजियम यानी औपचारिक निवेश संगोष्ठी के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। दोनों देशों की 500 से ज्यादा कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो आर्थिक सहयोग के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग $100 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। मंत्री स्तरीय सत्र सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड की भागीदारी सहित स्टार्टअप, डिजिटल बुनियादी ढांचे, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और जॉइंट प्रोजेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने पर केंद्रित था। अफ्रीकन यूनियन एडमिटेड एज परमानेंट मेंबर ऑफ G20. The African Union has been granted permanent membership in the G20 during the 18th G20 Heads of State and Government Summit in New Delhi. तो जानते हैं इसके बारे में। ये विकास AU को यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के भारत के प्रस्ताव के बाद आया है, और जो ग्लोबल डेवलपमेंसी में एक महत्वपूर्ण कदम है। AU, जिसमें 55 अफ्रीकी सदस्य देश शामिल हैं, इसकी स्थापना 2002 में अपने नागरिकों द्वारा संचालित एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये अफ्रीकी देशों के बीच एकता और एकजुटता पर जोर देते हुए अफ्रीका में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। इन्वेसिव रेड फायर एंट स्पीशीज डिटेक्टेड इन इटली। तो एक स्टडी में चेतावनी दी गई है कि इन्वेसिव नॉन नेटिव एंट स्पीशीज द रेड फायर एंट इटली में स्टैब्लिश हो गई है और ग्लोबल हीटिंग के कारण यूरोप और ब्रिटेन के लिए एक खतरा बन गई है। इन चींटियों का डंक शक्तिशाली होता है, ये फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बिजली के उपकरणों को संक्रमित कर सकती हैं। आपको बता दें, रेड फायर को ग्लोबली सबसे विनाशकारी आक्रामक प्रजातियों में से एक माना जाता है, जिससे हर साल अनुमानित $6 बिलियन का नुकसान होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने इटली के सिसिली में 88 लाल अग्नि चींटियों यानी 88 रेड फायर एंट के घोंसलों की पहचान की है और शक है कि वे चीन या अमेरिका से आए होंगे। तो यूके को मिट्टी के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए यानी उसको बैन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आक्रामक चींटी प्रजातियां इंपोर्टेड मिट्टी के माध्यम से आसानी से फैल सकती हैं। लैब ग्रोन ह्यूमन एम्ब्रॉय मॉडल। So recently, scientists have achieved a remarkable feat by creating a lab-grown human embryo model using stem cells and chemicals without using an egg or sperm, shedding light on early embryo development. Key points: researchers from Israel utilized a combination of stem cells and chemicals to create a model of a 14-day-old human embryo. This mix of stem cells and chemicals was a crucial starting point for creating an embryo-like structure. The Israeli researchers' model was able to spontaneously assemble into different types of cells that form the fetus, provide nutrients to the fetus, lay out the plan for body development, and create structures like the placenta and umbilical cord to support the fetus. A challenge faced was that only 1% of the mixture came together on its own, showing a need for better efficiency. उस्ताद अली ज़की हैदर, renowned रुद्र वीणा एक्सपोनेंट उस्ताद अली ज़की हैदर, जो उस्ताद असद अली खान के शिष्य थे, उनका निधन हो गया है। ध्रुपद के जयपुर बीनकाल घराने की खंडार बानी शैली एक संगीत परंपरा है, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में शाहजी साहब ने की थी। आपको बता दें, रुद्र वीणा एक ट्रेडिशनल तार वाला इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। टीक वुड, मेटल, पंपकिन और बैम्बू जैसी सामग्रियों से निर्मित इसमें एक ट्यूबुलर वुडन बॉडी के नीचे रखे गए 2 बड़े गॉड रिसोनेटर्स यानी लौ के अनुनादकों के साथ एक विशिष्ट उपस्थिति होती है।
सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Also, please subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.